साउथ अमेरिका के अंदर एक मुल्क है पीरू। पीरू का जो कैपिटल है वो लीमा है। इस कैपिटल के अंदर और पीरू के बाकी शहरों के अंदर पिछले ही महीने जून में 27 जून के बाद जीबी सिंड्रोम के जो केसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो गए थे। वजह ये थी कि जो आप लोगों को एहतियात है वो बरतनी चाहिए। कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई जो बैक्टीरिया मैंने आप लोगों को बताया वो बाजू का जो है फैलता जो है वो बहुत तेज़ी से फैलता है। गर्मियों के अंदर ये बहुत स्पीड से फैलता है क्योंकि गर्मियों के अंदर क्या होता है, हैज़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप लोगों को पता है। और वो इस वजह से हो रहा होता है कि गंदगी की वजह से, गंदी चीज़ें खाने की वजह से, अनहाइजीनिक जो है चीज़ें खाने की वजह से जो हाइजीन है वो प्रॉपर ना हो, और जो आप जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ें जो है गंदे पानी के अंदर पका रहे हैं, या आप जो है टॉयलेट यूज़ करने के बाद अपने हैंड जो है वो अच्छी तरह से वॉश नहीं कर रहे। अब हैज़ा हो गया, आप हैज़े से तो रिकवर हो गए, एक बीमारी से रिकवर होने के बाद आपको दूसरा जो सिंड्रोम है जो कि बहुत ज़्यादा लीथल है वो हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ज्ञान बारे सिंड्रोम को। तो ज्ञान बारे सिंड्रोम जो है ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। अब आप लोगों की समझ के लिए मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जो इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाफ़त है हमारे अंदर, वो हमारी बेहतरी के लिए बनाया अल्लाह ताला ने। जिसके अंदर क्या होता है कि जब भी हमारे अंदर कोई बीमारी जाती है तो बुरे सेल्स को, बुरी जो बीमारी से जाती है, जो बैक्टीरियाज जाते हैं, वायरस जाते हैं इंसान के अंदर, तो इम्यून सिस्टम उसके ऊपर अटैक करता है और उसके बाद उसको ख़त्म कर देता है आपकी बॉडी से। एक तरह से आपकी बॉडी की जो फौज है या आर्मी है वो है हमारे पास इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़त, जो आपको स्ट्रोंग रखता है। अब ये इम्यून सिस्टम, आपकी आर्मी जो है, कभी कभी आपके ऊपर ही हमलावर हो जाती है, जिसको कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कि आपका इम्यून सिस्टम ऑटो हो गया, आपके कंट्रोल से, आपकी बॉडी के कंट्रोल से बाहर हो गया और वह खुद ब खुद आपकी अपनी बॉडी को ही अटैक कर रहा है। लेकिन पीछे कोई ना कोई एक वजह होगी, पीछे कोई ना कोई एक ट्रिगरिंग कॉज भी हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा होता है, और मुख्तलिफ किस्म की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स उभर कर आते हैं, जिसमें से एक जो है ज्ञान बारे सिंड्रोम है। इम्यून सिस्टम एक तरह के फ्लैग्स, झंडे बनाता है। अब ये झंडे क्या करते हैं, जाकर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी में जाता है उनके ऊपर अटैच हो जाते हैं। जब ये रेड फ्लैग अटैच हो जाता है, एक तरह से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इनको एंटीबॉडीज कहा जाता है। अब ये एंटीबॉडीज जो झंडे जो हैं बैक्टीरिया के ऊपर अटैच होते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम और सेल्स प्रोड्यूस करता है जिसे मैक्रोफेजेस कहते हैं। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो खा जाते हैं बुरे सेल्स को। अब ये मैक्रोफेजेस जाते हैं, जाकर देखते हैं किन सेल्स के ऊपर, किन बैक्टीरिया या वायरस के ऊपर, उनको पता नहीं होता बैक्टीरिया वायरस क्या है, वो बस एंटीबॉडीज को देखते हैं, वो उस झंडे को देखते हैं जो जिसके ऊपर सेल के ऊपर लगा होता है। अब ये फ्लैग जो है शो करता है कि ये बुरा वायरस या बैक्टीरिया है, इसको अटैक करना है। मैक्रोफेज आता है, वो उस सेल को खा जाता है, इस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है वो सेल, और उसके बाद ये बीमारी जो है बैक्टीरिया या वायरस से आपको होने वाली होती है, उसके आपकी बॉडी जो है वो बच जाती है। अब इसके अंदर ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो फ्लैग्स यानी एंटीबॉडीज बना रहा होता है, ये आपके अपने बॉडी के सेल्स के ऊपर, हेल्दी सेल्स के ऊपर जाकर अटैच होना शुरू हो जाते हैं। ज्ञान बारे सिंड्रोम के अंदर ऐसा ही होता है, ये फ्लैग्स, ये एंटीबॉडीज जाकर आपकी न्यूरॉन के ऊपर, पेरिफेरल न्यूरॉन्स के ऊपर अटैच होना शुरू हो जाती हैं। अब पेरिफेरल न्यूरॉन्स क्या हैं, देखिए दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंट्रल न्यूरॉन्स होते हैं और पेरिफेरल न्यूरॉन्स होते हैं। बेसिकली आपका जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब आपकी बॉडी के अंदर पूरा आप ऐसे समझ लें कि जैसे आपके मोहल्ले के अंदर एक ट्रांसफार्मर मौजूद होता है और उससे तारें निकलकर आपके घरों तक आ रही होती हैं, इसी तरह से है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो आपका ब्रेन है, और फिर जो मेन वायर्स हैं वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। इसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी न्यूरॉन्स आते हैं ये सेंट्रल न्यूरॉन्स होते हैं, और बाहर जो वायर्स निकल रही हैं, जो आपके हाथों को जा रही हैं, बाजुओं को, टांगों को जा रही हैं, इनको पेरिफेरल न्यूरॉन्स कहा जाता है। सेम इसी तरह से, और इनका काम भी बिल्कुल इसी तरह से जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपके मोहल्ले के अंदर ट्रांसफार्मर से निकलकर वायर्स आपके घरों तक आ रही होती हैं, सेम इसी तरह से है। ये भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस प्रोड्यूस करता है। आपका ब्रेन जो है न्यूरॉन्स के थ्रू ये इंपल्सिस आपके हाथों, आपके जो टांगों तक हैं वहां तक जाती हैं, और इस तरह से आपके जो मसल्स हैं वो काम करते हैं, आपके ब्रेन के कंट्रोल में आते हैं। आपका दिल करेगा, आप हाथ हिलाएंगे, आपका ब्रेन जो है आपको सिग्नल देगा कि हाथ हिलाना है। तो इस तरह से हर चीज आपके ब्रेन के, आपके अपने वॉलंटरी कंट्रोल में है। अब जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स है जो मैंने बात की, जो कि आपके सेंटर में नहीं बल्कि पेरिफेरी में पड़े होते हैं, जैसे कि आपके बाजू हो गए, आपकी टांगे होंगी, इनके अंदर
ये पेरिफेरल न्यूरॉन्स होते हैं। इन न्यूरॉन्स के ऊपर मौजूद होती है एक कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग मौजूद होती है। जैसे आपकी वायर्स हैं जो कि आपके घर के अंदर मौजूद होती हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक की जो है शीट मौजूद होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग मौजूद होती है। इसी तरह से न्यूरॉन्स के ऊपर भी माइलिन शीट मौजूद होती है। लेकिन कुदरत ने भी इनके ऊपर जो है एक तरह से प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई है। जिस तरह से हम जो है वायर्स को कवर करते हैं ताकि करंट ना लगे, इसी तरह से अब ये जो कवरिंग है ये न्यूरॉन्स को बचा के रखती है। लेकिन इन न्यूरॉन्स की कवरिंग के ऊपर आकर ये फ्लैग जुड़ जाता है, एंटीबॉडीज जुड़ जाती हैं जो कि इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा होता है। और इस तरह से जो मैक्रोफेजेस होते हैं, जो कि ऐसे सेल्स होते हैं जिन्होंने जो है अनहेल्दी सेल्स को या बैक्टीरिया या वायरस को खा जाना होता है, वो आते हैं, वो देखते हैं कि ये फ्लैग जो है इस सेल के ऊपर, इस न्यूरॉन के ऊपर जुड़ा हुआ है, वो उस न्यूरॉन को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं। अब इस तरह से आपका इम्यून सिस्टम जो है हाइपर एक्टिविटी के अंदर चला जाता है, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि मिसगाइड हो जाता है। तो इस तरह से धोखा खाता है आपका इम्यून सिस्टम और आपकी अपनी बॉडी को अटैक करना शुरू हो जाता है। अब इस सिलसिले के अंदर सारा क्या होता है कि नुकसान आपको होता है, आपकी जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जब वो डैमेज होते हैं तो ब्रेन से जो पैगाम रसाई का काम है उन न्यूरॉन्स तक, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इस तरह से जब ब्रेन जो है उन नर्व्स को पैगाम नहीं भेजेगा तो पैगाम आगे नहीं जाएगा, मसल्स तक नहीं जाएगा, और आपका जो कनेक्शन है ब्रेन से और हाथ तक का वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, टांगों तक का वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। अब आपके कंट्रोल में आपकी टांगें नहीं रहेंगी, आपके हाथ नहीं रहेंगे, आप हरकत नहीं कर सकेंगे। तो क्या हो जाएगा? पैरालिसिस हो जाएगा, फालिज हो जाएगा। तो इस बीमारी के अंदर क्या होता है? फ्लैसिड पैरालिसिस होता है कि आपकी जो टांगे हैं, आपके जो हाथ हैं, आपके बाजू हैं, जो अपर लिम्स हैं, लोअर लिम्स हैं, वो फालिज का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। और इस बीमारी का एक खास सिम्टम है कि ये नीचे से शुरू होती है और ऊपर की तरफ बढ़ती है। सबसे पहले ये आपके पाँव को इफेक्ट करेगी, फिर ये आपकी टांगों को इफेक्ट करेगी, फिर आपके बाजुओं को, हाथों को, और उसके बाद आपकी नेक को, और फिर आपके फेस को, फेशियल मसल्स को भी इफेक्ट करती है। एक और अलामत ये है कि इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि आपकी जो ब्रीदिंग है उसके अंदर भी मसला होने लगता है, क्योंकि ये बीमारी जो है आपके जो डायफ्रेगमेटिक मसल्स होते हैं, जो आपका एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, जो आपके ब्रीदिंग मसल होते हैं, उनको भी अफेक्ट करती है। अब डायफ्राम जब अफेक्ट होता है तो डायफ्राम की जो मूवमेंट होती है वो लॉस्ट हो जाती है, जो कि आपके पेट का मसल है, जो आपको ब्रीदिंग के अंदर सांस लेने में मदद देता है। जब ये इफेक्ट होता है तो आपके जो फेफड़े हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं रहते, या उनके अंदर जो सांस आना और जाने का जो अमल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। पेशेंट को सांस नहीं आएगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगेंगे, और पेशेंट को जो है वेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, वेंटिलेटर के ऊपर भी पेशेंट जा सकता है। तो इस तरह की अलामत आ सकती है। और कोई चीज़ निगलने के अंदर, कोई चीज़ जो है खाने के अंदर, चबाने के अंदर मसला आ सकता है। आँखों की जो है जो पलकें झपकाना और इसके अंदर जो है प्रॉब्लम आ सकता है। फेशियल जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो सकते हैं। और इसके अंदर और अलामात ये हैं कि आपको टिंगलिंग सेंसेशंस फील होंगी, ऐसा लगेगा कि आपकी टांगों के अंदर, आपके बाजुओं के अंदर कोई चीज़ चल रही है, कीड़े मकोड़े जैसे चल रहे हैं, इस तरह से फील होगा। पिन्स एंड निडल सेंसेशंस होंगी आपकी टांगों के अंदर, बाजुओं के अंदर, आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई सुइयां चुभो रहा है। आपको पेन की सेंसेशंस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लॉस्ट होना शुरू हो जाएंगी, आपका सेंसरी लॉस्ट होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। इसकी जो वजूहात हैं उसके अंदर जो सबसे पहली वजह आती है वो आता है कि कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई, ये एक बैक्टीरिया है। जब ये आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो उसके बाद ये आपको बुखार करता है, आपको डायरिया करता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस करता है। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद बंदा रिकवर होना शुरू हो जाता है। ये एक किस्म का हैज़ा है, हैज़ा होने के बाद बंदा रिकवर हो जाता है। लेकिन जो पीछे एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं जिसने उस बैक्टीरिया को ख़त्म किया होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी अपनी बॉडी के सेल्स के ऊपर अटैच होकर आपकी अपनी बॉडी को अटैक करना शुरू कर देती हैं, जो कि मैंने आपको पहले सारा समझा दिया प्रोसेस। तो ट्रिगरिंग जो कॉज है वो आपके सामने आ गई, कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई जो है वो हो सकता है। अब ये क्यों हो रहा है? कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर एक लेयर मौजूद होती है। अब इसकी जो सेल वाल या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो लेयर मौजूद होती है वो सिमिलर होती है हमारे न्यूरॉन्स की जो माइलिन शीट जो कवरिंग है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसके। तो ये दोनों मिलती जुलती होती हैं। तो एंटीबॉडीज जो हैं वो धोखा खाती हैं, जब बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रही हैं, वो जाकर आपकी न्यूरॉन्स के पास जाती हैं तो देखती हैं कि ये भी सिमिलर है, उसके ऊपर अटैच हो जाती हैं। जब उसके ऊपर अटैच होती हैं तो उस तरह से उसको डैमेज करना शुरू कर देती हैं। और इस तरह से और भी कई, एप्स्टीन बार वायरस है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। बहरहाल इसके अंदर ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ये जो होता है, ये हैज़ा होने के बाद दूसरे नंबर पर ये आपको फ्लू
अगर हो जाता है तो फ्लू होने के बाद भी इसके होने के चांसेस होते हैं। बाज़ औक़ात सर्जरी के बाद, बाज़ औक़ात जो है आपको किसी किस्म की वैक्सीन, बाज़ औक़ात वायरस के बाद, बाज़ औक़ात कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने के बाद ये जो जीबी सिंड्रोम है, ज्ञान बारे सिंड्रोम जो है ये आपको हो सकता है। पीछे जो वजह है वो यही होता है कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जब जाता है उसकी जो सिमिलैरिटी होती है वो आपके अपनी बॉडी के सेल्स के साथ आ जाती है और फिर इस तरह से ज्ञान बारे सिंड्रोम होने लगता है। तो ये आ गया। अब इसके इलाज के अंदर ये है कि आपको जब इलाज की तरफ जाया जाता है तो इलाज के अंदर सबसे पहले हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री से पता चलता है कि इसको पहले जो है कोई बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन हो चुका था और उसके बाद ये हो रहा है, या किसी किस्म की सर्जरी या किसी किस्म की वैक्सीन ली थी अब हो रहा है, या बाज़ वक़्त कोई कॉज सामने नहीं आती। जीबी सिंड्रोम जो है जब ये डायग्नोज होता है तो इसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले इंसान को जो है स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। अब ये स्टीरॉइड्स वो स्टीरॉइड्स नहीं होते जो कि इंसान जो है जब बल्क बनाना हो या जो आपके बॉडी बिल्डर्स ले रहे होते हैं वो स्टीरॉइड्स नहीं होते। ये खास किस्म की दवाई होती है जिसको एंटी इन्फ्लेमेटरी भी कहा जा सकता है कि ये सूजिश कम करती हैं, क्योंकि इस बीमारी के अंदर भी सूजिश होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब स्टीरॉइड्स लेते हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को स्विच ऑफ करना शुरू कर देता है। ठीक है, स्टीरॉइड्स के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन बंदे की जान बचाना मकसद है, बंदे को बचाना भी है, तो स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। अब स्टीरॉइड्स के साथ ऐसा ऐसा रिकवरी होने लगती है और इस तरह से जो है पेशेंट रिकवर होने लगता है। बहरहाल इसके अंदर रिकवरी फुल है, पेशेंट रिकवर हो जाता है, लेकिन टाइम लगता है। बाज़ औक़ात काफ़ी पेशेंट्स को काफ़ी टाइम लग जाता है, बाज़ औक़ात जो पेशेंट्स हैं वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर प्लाज्मा इन्फ्यूजन भी की जाती है। पेशेंट को जो है एडमिट किया जाता है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन करवाना होगा पेशेंट का, पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर भी जा सकता है और इसके बाद साथ साथ पेशेंट के अंदर प्लाज्मा इन्फ्यूजन की जाती है, प्लाज्मा इन्फ्यूज़ किया जाता है। आपके जो ब्लड है उसके अंदर प्लाज्मा मौजूद होता है। अब इस प्लाज्मा के अंदर आपकी एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। इस प्लाज्मा को जो है आपके अंदर नए अच्छे हेल्दी प्लाज्मा को इन्फ्यूज़ किया जाता है इसकी जगह, ताकि जो है आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी हो सके और आप रिकवर हो सकें। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबिन आईजी जो है ये भी इन्फ्यूज़ किया जाता है। ये हेल्दी एंटीबॉडीज़ जो आपके अंदर रिकवर करने के लिए आपके अंदर डाली जाती हैं ताकि पेशेंट जो है जल्दी जल्दी रिकवर हो सके। इसके अलावा पेशेंट को अगर पेन होता है या टिंगलिंग सेंसेशंस बहुत ज़्यादा तंग करती हैं तो इन पेशेंट्स को जो है प्री गैबा के नाम से टैबलेट आती है वो दी जाती है। ये जो है न्यूरोपैथी के लिए मेडिसिन यूज़ होती है, शुगर के पेशेंट्स भी इस मेडिसिन को लेते हैं। ये जो है इस तरह की मेडिसिन इन पेशेंट्स के अंदर यूज़ करवाई जाती हैं। अब इसके अंदर जो बेस्ट इलाज है वो ये है फिजियोथेरेपी करवाएं। फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। पेशेंट को जो है फंक्शनल करना है, चलाना फिराना है, वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सके, मसल की स्ट्रेंथ बेहतर हो सके, उसकी जो बैलेंस है वो बेहतर हो सके, वो अपने पाँव पर खड़ा हो सके, तो आप फिजियोथेरेपी करवाएं पेशेंट्स की, वो जल्दी रिकवर होना शुरू हो जाएगा। फालिज के अटैक के बाद पेशेंट की फिजियोथेरेपी मस्ट है। आप लोग अगर फिजियोथेरेपी करवाना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। आप लोगों को फ़ोन नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फिजियोथेरेपी के सेशंस जो हैं या होम विजिट्स जो हैं वो भी कर सकते हैं और मुझे चेक भी करवा सकते हैं अगर आप लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम है या आपके घर में या आपके अजीज़ो-क़रीब में कोई भी इस तरह का पेशेंट है। तो आप लोग इस बीमारी से बचें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।